गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, तो आज हमारा एक टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा देखिए, हाइजेनबर्ग एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। इनकी एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है वो समझिएगा। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, व्हेन एनी पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग और कंटिन्यूअसली इन ए मोशन, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड their momentum cannot be calculate together। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में है तो उसकी पोजीशन का और उसके मोमेंटम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी। इट मीन्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर एप्लीकेबल है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ विच आर कॉल्ड सेल्स। जैसे बेटा हमने नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, तो उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेल्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है। ओके, नाउ द थिंग इज दिस कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग, देन द मोमेंटम एंड पोजीशन कैन कैलकुलेट टुगेदर। नो, व्हाई? ड्यू टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कहने का मीन्स ये है कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि ये कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो सबसे पहले किस पर लागू होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो इसके लिए हाइजेनबर्ग ने इक्वेशन दिया है बेटा। इक्वेशन क्या है वो? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बेटा देखिए, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन द प्रिंसिपल, एच इज द प्लांक कांस्टेंट। ओके, अब देखिए ये जो है इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, एक आइडियल इक्वेशन है जो हाइजेनबर्ग ने बताई है, सालों से चलती आ रही है। पर कई बुक्स में इस इक्वेशन में छोटा सा चेंज किया जाता है कि जो ग्रेटर देन का साइन है इसको हटाकर सिंपल इक्वल्स का साइन लगा दिया गया है, जिससे क्या रहता है कि रिलेशन मिल जाता है, इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब अपना क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसका हमें क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ से वापस से बात करेंगे बोर मॉडल से ही। जैसे कि बेटा आपको पता है कि बोर जो है, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, और जब वो अपनी हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है एनर्जी रिलीज करता है, और भी कई चीज़ें बताई बोर ने। तो बेटा ये सब चीज़ें बोर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव थ्योरी को तो एक्सप्लेन करती हैं, सॉरी पार्टिकल थ्योरी को तो एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल, पर ये उसके वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम इलेक्ट्रॉन को उनके अकॉर्डिंग वेव माने तो वो ये चीज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। ओके बेटा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस टाइम नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आया उसके बाद न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन डिस्कवर्ड हो चुके थे, और लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन बहुत बड़े पार्टिकल्स के लिए थे, यानी कि चाहे वो कोई प्लैनेट्स हों, चाहे वो कोई सैटेलाइट्स हों, उनके ऊपर वो एप्लीकेबल थे। पर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं थे। तो अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है सर्कुलर, तो न्यूटन्स लॉ तो उस पर लग नहीं रहा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उस पर वर्क नहीं कर रहा, तो उसको किस तरह से उसकी कैसे पता किया जाए, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो इस फील्ड में बेटा
जो वर्क किया गया, जिस साइंस की जिस ब्रांच में किया, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है बेटा। इसमें आप सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो सुनेंगे वो है नोबेल प्राइज विनर श्रोडिंगर। श्रोडिंगर, आपने प्लांक का नाम सुना था, मैक्स प्लांक। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर पहले मैक्स प्लांक एचओडी हुआ करते थे, उन्हीं के कहने पर उसी पोस्ट को संभाला था। ओके बेटा, नोबेल प्राइज विनर है श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने सबसे पहले ये बताया कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब पार्टिकल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और उन्होंने एक इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन क्या था? एच साइन इक्वल टू ई साइन। ये जो साइन है ये साइन का है, साइन बोलते हैं इसको। मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर एच क्या है? एच एक ऑपरेटर है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, ठीक है बेटा। ई एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली चीज़। अब मैं आपको वो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए या रेडिएशन के लिए बताती है। उनका पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी ऑलवेज क्वांटाइज। तो वो क्वांटाइज होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और मिनिमम एनर्जी, जो सबसे छोटा जो पैकेट है, सबसे छोटा जो एनर्जी का लूप है, उसको उन्होंने नाम दिया है फोटोन। और 1 फोटोन की एनर्जी है एच में। सेकेंड, उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक नई टर्म दी है हमें, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से उन्होंने एटम को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा? एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोगों के घर पे यदि कोई पोस्ट या कोई कोरियर आता है तो उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ है मतलब आपका करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। और एड्रेस किस तरह से होता है? पहले जैसे आपका नाम, फिर आपके पापा का नाम, फिर मोहल्ले का नाम, फिर सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, व्हाटएवर एक पर्टिकुलर होता है। तो उसी तरह से एटम को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 4 क्वांटम नंबर्स को यूज़ किया है। ये क्वांटम नंबर्स क्या क्या हैं, क्या क्या इनको बोला गया है, वो देखिए बात। क्वांटम नंबर्स एन, एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए बेटा, बेसिकली इन 4 क्वांटम नंबर से हम किस तरह से एटम को एक्सप्लेन करते हैं। जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है आपका नंबर ऑफ सेल। जैसे हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर सेल का लें, तो उसमें जो एन का मतलब है वो उसके नंबर ऑफ सेल से रहेगा, या आप उसको नंबर ऑफ आउटरमोस्ट सेल भी ले सकते हैं। एल जो है आपका वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल को कैलकुलेट करने का तरीका है बेटा, एल इक्वल टू होता है एन माइनस 1। एन की जो भी वैल्यू उसमें से 1 को लेस करना है। ये आपको बताता क्या है? ये आपको बताता है बेटा सब सेल्स। ओके। एम, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा आपको? पहली बात तो कैलकुलेट कैसे होगा? एम का फॉर्मूला है 2l + 1। एन की जो भी वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है उसको एल की जगह पर रखेंगे तो आपको यहाँ पर एम मिल जाएगा। ये आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस स्पिन क्वांटम नंबर की ओनली 2 वैल्यू पॉसिबल है। एक होती है बेटा +12, एक होती है -12। +12 और -12
दो ही वैल्यू पॉसिबल है। स्पिनिंग से मेरा मीनिंग है बेटा यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो तो ऑब्वियस बात है, जैसे अर्थ करती है। देखिए अर्थ को इस इलेक्ट्रॉन का एक रिलेशन सा बन जाता है यहाँ पर। वो रिलेशन क्या है? जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन इस मूवमेंट के अलावा अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। और स्पिनिंग जो इलेक्ट्रॉन की है वो दो डायरेक्शन में हो सकती है केवल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उन दो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होती है, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा यहाँ से मेरा मतलब हम थोड़ा आगे चलेंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वांटम नंबर्स किस तरह से एटम को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर। मान लीजिए आपने एटम ले लिया सोडियम, तो सोडियम में आउटर मोस्ट सेल जो है 281, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, Na11 होता है। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल नंबर हो गया बेटा 3, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आती है। L क्या होगा आपका? 3 - 1, 3 - 1 का मीन्स 2 आता है। और M क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पर? 2n + 1 से 2:2 प्लस में 5। देखिए बेटा L की जो वैल्यू है वो, अच्छा ये M की आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए N हो गया आपका 3, N हो गया 2। अब यहाँ 2 से मतलब क्या है बेटा? देखिए L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 0 से n - 1 तक रहती है। तो L की वैल्यू हो गई आपकी 0, 1 and 2। तो टोटली 3 वैल्यूज आपको यहाँ मिलती हैं। इट मीन्स N में सेल्स कितने हैं? 3। और जो उसका आउटर मोस्ट सेल है वो कितने सब सेल्स में डिवाइड है? 1, 2, 3। 0 जो है वो S को इंडिकेट करता है, 1 जो है वो P को इंडिकेट करता है, 2 जो है वो D सब सेल को इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे M पर। M क्या है आपका? 2l + 1, यानी कि M की वैल्यू आ रही है 5। तो 5 क्या होता है बेटा? देखिए D में कितने ऑर्बिटल्स हैं? D हैव 5 ऑर्बिटल्स, जिनकी वैल्यू क्या रह सकती है? पॉसिबल वैल्यूज +2, +1, 0, -1 and -2। उसके अलावा आपके पास रह गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? +12 और -12। अब बेटा देखिए ये 4 हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है क्वांटम नंबर्स को, लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट रूल या लॉ जो क्वांटम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है वो जानना जरूरी है। इसे बोला जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना क्या है कि द इलेक्ट्रॉन विच बिलोंग फ्रॉम द सेम ऑर्बिटल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर रिमेन सेम। ओके, इट्स पॉसिबल दैट 3 क्वांटम नंबर कैन बी सेम बट द 4th और द स्पिन क्वांटम नंबर नेवर बी सेम। यानी कि ये पॉसिबल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल से आप ले रहे हैं तो उनके लिए N, L, M और S यानी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आए, ये पॉसिबल नहीं है। उनके लिए N, L और M यानी ये 3 वैल्यू तो सेम हो सकती हैं, बट ये जो S यानी स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बेटा देखिए जब भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो उनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमेशा अपोजिट होती है। देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमेशा अपोजिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा ऑब्वियस बात है एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस बेस पर अगर किसी की वैल्यू मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -½ ही आएगी। तो बेटा आज के इस वीडियो में आपके लिए ये था नया टॉपिक क्वांटम नंबर्स, और आने वाले वीडियोस में बहुत जल्दी ही इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। और तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि इनके ऊपर अपने नोट्स प्रिपेयर करें।